अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके मसाइल का हाल बताते हैं और उम्मीद करती हूँ आप उनसे खूब इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हामला ख़वातीन को लेकर और उनके मसाइल पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छे जा रहा है। अच्छा, हम जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो रमज़ान में रोज़े भी रखती हैं और उनका डाइट प्लान भी एक प्रॉपर होता है। जो ख़ासतौर पर जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए एक तो डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? देखिए, रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है, ब्लेसिंग है इस मंथ में, और सब हामला ख़वातीन की कोशिश होती है और वो आती भी हैं हमारे पास एंटीनेटल पीरियड में कि हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, प्रेगनेंसी के शुरू में कह लें या दरमियान में है या एंड में है। उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी कंडीशन के मुताबिक ये डिसाइड करें कि आप रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं रख सकती। अब देखिए, शुरू के कुछ डेज़ होते हैं प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, तो वो 12 वीक्स तक होते हैं। उसमें पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ खाने को दिल नहीं करता, बार बार मतलब वॉमिटिंग होती है। तो उस टाइम पीरियड में तो रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ख़वातीन में सिम्टम्स ज़्यादा होती हैं, कुछ ख़वातीन में सिम्टम्स कम होती हैं। किसी को नोज़िया ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को वॉमिटिंग आ रही है, किसी को नहीं आ रही। हर पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सभी को वॉमिटिंग होगी। तो मतलब आप वो अपनी कंडीशन के मुताबिक डिसाइड कर सकती हैं अपने, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कि रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अंडर वेट है तो हम उससे कहते हैं कि आप अवॉइड करें, रोज़ा ना रखें। अगर चक्कर आ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ना रखें। अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए आसानी दी है, बाद में आप इसका कौन पूरा कर सकते हैं। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा आसानी पैदा किया हामला ख़वातीन के लिए। लेकिन अगर उनकी बात की जाए, वो ख़वातीन जो रोज़ा रखती हैं, जो हामला ख़वातीन है, उनके बच्चों की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अगर तो एक हेल्दी वुमेन है और उसका वेट ठीक है, कोई प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसा कोई बच्चे पे खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सहरी और इफ्तारी में प्रॉपर डाइट ले रही है और टॉलरेट कर रही है रोज़ा, उसका वेट भी ठीक है, प्री प्रेगनेंसी वेट उसका ठीक है, मतलब वो टॉलरेट कर सकती है, तो बच्चे पे खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन के साथ है, जैसे वो माँ पहली अंडरवेट है। ख़वातीन में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस लाइक उनको एक ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कुछ ख़वातीन जो है वो डायबिटिक भी होती हैं, कुछ ख़वातीन में आपको पता है हड्डियों के बड़े मसाइल होते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। तो फिर इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? उसके लिए उनकी तो एक तो डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, किन बातों को जो है उन्हें अमल करना चाहिए? देखिए, हर पेशेंट का, मैंने भी आपको बताया कि हर हामला ख़वातीन का डाइट प्लान अलग होता है, और डाइट प्लान जो होता है ना उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है। और प्रेगनेंसी की, मतलब अगर स्मूथली चल रही है प्रेगनेंसी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी, तो वो सिंपली आराम से सब कुछ खा सकती हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, बैलेंस डाइट ले सकती हैं। वैसे ख़वातीन में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में? जैसे देखिए ना, अनीमिया, पाकिस्तानी वुमेन में, हमारी पॉपुलेशन में अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनीमिया खून की कमी को कहते हैं। इसमें हमारी ख़वातीन, मतलब 75% ख़वातीन अनीमिक हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। 75 से भी आपके लिए 80 तक तो होंगी, लाजमी अनीमिक पेशेंट्स हैं। तो उनमें अगर खून की कमी है, पहले तो खून की कमी की सिम्टम्स क्या है? लेथार्जी है, वीकनेस है, डिजीनेस है। तो प्रेगनेंसी में अगर वो रोज़ा रख लेंगी तो सिम्टम्स ना उनकी एग्रीवेट कर जाएंगी, मतलब एडवर्स सेहत पर बुरा जो है वो असर पड़ सकता है। सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगी, वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी, वो अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकेंगी। अगर एक हामला ख़वातीन है, उसके पहले भी बच्चे हैं, उसने फैमिली भी देखनी है, तो सारा उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और जो बच्चा है अभी, वो जिसको वो कैरी कर रही है, उसके पे भी, उसकी ग्रोथ पे भी, उसके अगर उन्हें कमजोरी फील होती है तो फिर वो रोज़ा ना रखें। अगर वो कमजोरी फील करती हैं, अगर उनको मसला है तो रोज़ा ना रखें। अगर वो रोज़ा टॉलरेट कर सकती हैं, कमजोरी फील नहीं करती, लेकिन कमजोरी तो सभी फील करते हैं ना। अगर प्रेग्नेंट लेडी नहीं भी है, जो आम खातून भी है, तो रोज़े का तो देखें ना, थोड़ी सी कमजोरी हर किसी को फील होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि आपकी डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, आपने एक बेबी कैरी किया हुआ है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, उसको भी खुराक चाहिए। जैसे कहते हैं हम, आम खातून अगर एक रोटी खा रही है तो प्रेग्नेंट लेडी 2 रोटी खाना शुरू कर दे, डबल खुराक ले ले, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन ऐसे कौन से इलामात है कि जिसे देख के ख़वातीन को चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें हमल के दौरान?
वीकनेस, लिथार्जी, डिजीनेस, वो काम नहीं कर पा रही, कंसंट्रेशन यानी नहीं दे बिला पा वजह रही, कि वो थकावट महसूस करती हैं, सांस का बहुत ज़्यादा चढ़ना महसूस करती हैं, सांस प्यास फूलना बार-बार भी इसमें लगती है। होता है इसमें। सांस फूलना, प्रेगनेंसी में सांस फूलना एक नॉर्मल सिम्टम में आता है, लेकिन अगर बहुत ज़रा सांस फूल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में जो है ना ब्लड सेल्स कम है और आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, आप अफेक्ट कर रही हैं, आपकी मतलब अनीमिया आपको अफेक्ट कर रहा है, तो फिर वो रोज़ा ना रखें, बाद में उसका काउंट पूरा कर लें। देखिए इसका फिदिया भी दिया जा सकता है, आप किसी और को अपनी जगह रोज़ा भी रखवा सकते हैं वक्ती तौर पे। जब आपकी बाद में सेहत ठीक है, आप हेल्दी हैं, आपकी डिलीवरी हो गई है, तो आप इसका काउंट बाद में किसी वक्त भी पूरा कर सकते हैं। इतनी छूट तो है आपके पास। जरूरी नहीं कि आप कहें कि रमज़ान में, ठीक है रमज़ान के रोज़े की बड़ी फजीलत है और ये साल में एक दफ़ा आता है, सबकी कोशिश होती है कि इसमें रोज़ा रख लें, लेकिन अगर आपसे नहीं रखा जा रहा, आपको वीकनेस फील होती है, आपको प्रॉब्लम है, आपको किसी किस्म के मसले हैं, आप प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली नहीं चल रही, आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तो फिर आप रोज़ा ना रखें। ठीक है, अब जैसे आपने बताया कि इनिशियल स्टेजेस पे जो वो रखना मुश्किल होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ख़वातीन को, लेकिन अगर आखिरी दिनों में ख़वातीन रख सकती हैं वो? देखिए इनिशियल स्टेजेस या इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह लें, अर्ली प्रेगनेंसी कह लें, उसमें कॉम्प्लिकेशन और तरह की हैं, सिम्टम्स और तरह के, उसमें ज़्यादा सिम्टम होती है नोजिया की, वॉमिटिंग की, डिजीनेस की, मतलब आपको एनोरेक्सिया होता है, आप कुछ नहीं खा सकते। लेकिन जो लास्ट स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है, लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, वो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ाबियत का सामना बहुत ज़्यादा पड़ता है ख़वातीन को, उसमें भी खाना खाना मुश्किल होता है, उसमें भी उठना बैठना रहना सहना मुश्किल होता है। तो उसमें भी होता है कि अगर आप उसमें स्मूथली ले रही हैं, उसमें देखिए ना उसमें डाइट बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए कि उसमें क्या क्या डाइट प्लान होना चाहिए उसमें? उसमें डाइट प्लान ये होना चाहिए कि आपने डबल डाइट लेनी है एक तो, और हर तरह की बैलेंस डाइट लेनी है, चिकनाई से आपने बहुत ज़्यादा परहेज रखना है। डबल डाइट में क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे अगर आप एक रोटी खा रही हैं तो आप उसको डेढ़ कर दें, 2 कर दें, सैलेड ऐड कर लें साथ, मतलब आप अपने मील्स को ना 6 मील्स में डिवाइड कर लें। हम प्रेग्नेंट वुमेन से कहते हैं अपने मील्स को 6 मील्स में डिवाइड कर लें। ये आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, इसलिए नहीं खाना कि प्रेगनेंसी में तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यूट्रस जिसमें बेबी कैरी किया होता है उसका इफेक्ट आता है आपके स्टमक के ऊपर, और जब स्टमक के ऊपर इफेक्ट आता है तो फिर तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, वो हार्ट बर्न होता है, गर्ड होता है, मतलब आप उसको रिफ्लेक्स होता है, आप टॉलरेट नहीं कर सकते पेट भर के खाना खाना। तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने मील्स को ना 6 मील्स में डिवाइड कर लें, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, वक्फे से खाएं, हेल्दी खाएं, ताकि आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और वो ख़वातीन जो रोज़ा भी रख रही हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, स्किन इश्यूज़ भी आ जाते हैं उनमें, और ड्राइनेस बहुत होती है, डिहाइड्रेशन बहुत होती है, तो उनको फिर किस तरह से जो है अपने ड्रिंक का ख्याल रखना चाहिए? देखिए ड्रिंक्स जो है ना प्रेगनेंसी में सिंपल ड्रिंक्स लेनी चाहिए, और रोज़े में भी सिंपल ड्रिंक्स लेनी चाहिए। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हम अवॉइड करते हैं, सभी को अवॉइड करते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे वो नहीं है। हम तो किस किस्म की जो ड्रिंक्स इस्तेमाल करना चाहिए? नींबू पानी, स्कंजबीन, सादा ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें लें, और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? कुछ ख़वातीन दूध पीना पसंद नहीं करती हैं, तो फिर उसका क्या एज अल्टरनेटिव किस तरह से वो उसका इस्तेमाल देखिए करें? उसमें अगर वो दूध पीना पसंद नहीं करती तो किसी और फॉर्म में ले लें उसको। अगर वो मिल्क शेक बना सकती हैं तो मिल्क शेक बना लें, अगर वो कोई फ्लेवर ऐड करना चाहती हैं तो फ्लेवर ऐड कर लें, उससे उस फॉर्म में भी ले सकती हैं। अगर वो इस फॉर्म में नहीं ले सकती मिल्क, तो खीर बना लें, कस्टर्ड बना लें, हम कहते हैं सवैयाँ बना लें, तो मतलब मिल्क इनटेक किसी और फॉर्म में कर लें साथ। इस फॉर्म में भी तो मिल्क लिया जा सकता है ना, दही ले लें साथ, मतलब इस तरह की चीज़ें जिसमें कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो जाए, दूध दही ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, आपकी हाइड्रेशन भी ठीक रहे। और हम तो उनसे कहते हैं कि आप ओआरएस वाला पानी भी पी सकते हैं, और आप ये ऐसा करें कि नींबू पानी बना के रख लें, सहरी में पी लें, इफ्तारी में पी लें, जैसे आपको आसानी है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब आपने कंफर्ट जोन का ख्याल रखना है ना, कि नहीं अगर आप ये नहीं, अगर किसी को मीठा पसंद नहीं तो मीठा नहीं ले तो ना ले मीठा, वो नींबू पानी ले, नमकीन ले ले। तो फ्रूट्स जो है उनका कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा फ्रूट जो है वो बेहतर है? देखिए सीजनल फ्रूट सारे बेटर होते हैं। अगर आपको जो सीजन में फ्रूट अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, आजकल अपने सीजन के हिसाब से देखें, किन्नू है और बाकी स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, केला ले सकते हैं, अंगूर है, जो भी सीजन, जो जिस सीजन में रमज़ान आ रहा है उस सीजन के फ्रूट आप आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपका किसी एक फ्रूट को खाने को दिल नहीं करता तो हम उनसे कहते हैं कि आप फ्रूट चाट बना लें, मतलब सारे फ्रूट में मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा खा लें, इस तरह इस फॉर्म में ले लें। अगर आपसे एक फ्रूट खाना मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी एक फ्रूट का जायका पसंद नहीं है, तो आप उसको मिक्स कर लें। और प्रोटीन और जो विटामिन है उसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? प्रोटीन की कमी के लिए तो हम उनसे कहते हैं एग वाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप एग वाइट लें, मीट लें। देखिए प्रोटीन जो है एग वाइट में आता है, मीट में आता है, और दूसरी फॉर्म में फ्रूट्स में भी आ सकता है, लेकिन कम मिकदार में। फ्रूट्स में मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा है, लेकिन मीट में और जो है ना एग में प्रोटीन ज़्यादा है। तो हम उससे कहते हैं कि आप एग ले लें, एग बना लें, कबाब बना लें, इस तरह ऐसी चीज़ बना लें जिससे आपको खाना अच्छा लगे।
चिकन के कबाब बना लें, मीट के कबाब बना लें, जो आपको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा खाएं, वक्फे से खाएं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, बच्चे की भी मतलब हेल्थ ठीक रहे और आपकी भी हेल्थ ठीक रहे। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो है, जो बेबीज़ हैं, अभी जो बॉर्न बेबीज़ हैं, उनका ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? उनकी जो डाइट का वो ख्याल कैसे रखें माएँ जो है? देखिए वो अब ये डिपेंड करता है, अगर डायबिटिक वुमेन है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है डाइट में, मतलब वो फैट नहीं कम खाएगी, चीनी वाली चीज़ें कम खाएगी, तो वो सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। और वो देखिए ना, हम उनसे कहते हैं ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें, ऐसा आटा इस्तेमाल करें जिसमें मतलब जोकर का आटा इस्तेमाल कर लें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें कि जो मतलब उनके मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। और अगर वो फिर भी वीकनेस फील करती हैं तो फिर वो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले लें और अपनी डाइट इस तरह इम्प्रूव कर सकती हैं और अपना खाना पीना ठीक रख सकती हैं। और ऐसी जो लड़कियां, जो यंग लड़कियां आजकल हम देख रहे हैं, उनमें एक तो हड्डियों के मसाइल बहुत सारे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि उनको आप ये भी देख लें कि एक तो विटामिन्स की बहुत कमी है आजकल लड़कियों में, तो उनको क्या शादी से पहले उन्हें कौन सी ऐसी खुराक, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो वो खानी चाहिए? शादी से पहले देखिए फॉलिक एसिड हम कहते हैं, फॉलिक एसिड है, आयरन की टैबलेट्स हैं, आयरन की टैबलेट्स हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं, ये ले सकती हैं अपनी डाइट में। अब तो फोर्टिफाइड आटा भी मिलता है बाजार से, आप वो वाला आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मतलब आयरन है, फॉलिक एसिड ऐड किया होता है। ब्लड की कमी के लिए, ब्लड की कमी के भी आयरन है, फॉलिक एसिड है। अपना देखिए आप हर वेट के हिसाब से, हर एज के हिसाब से ना हीमोग्लोबिन लेवल होता है। अब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए नॉर्मल जो वैल्यू आती है ना 12 to 14 आती है HB लेवल ना। अब जो 12 वाले भी हैं, 13 वाले भी हैं, 14 वाले भी हैं, जो इससे कम भी हैं, अनीमिया की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या उनको आयरन की जरूरत है भी कि नहीं, उनको किस चीज़ की जरूरत है। अगर प्री प्रेगनेंसी है वो, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो फिर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि उनको किस चीज़ की जरूरत है, किस किस्म के मल्टीविटामिन की जरूरत है, क्या वो वीकनेस फील करती हैं, लिथार्जी फील करती हैं, या एनोरेक्सिया फील करती हैं, या पेल्पिटेशन के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, सांस बहुत चढ़ता है, काम करने को दिल नहीं करता, तो फिर आयरन, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकती हैं। बेसिकली टैबलेट्स तो हम, सांस का फूलना ये तो वैसे भी नॉर्मली आजकल की जो यंग लड़कियां उनमें भी पाया जाता है, तो क्या इसकी क्या वजूहात है? ब्लड की कमी की वजह से है? देखिए इसकी दो वजह, आयरन की कमी है इसकी एक वजह तो ब्लड की कमी भी हो सकती है, दूसरी वजह ये है कि आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आपने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत डाली ही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करना पसंद करते, तो आपकी बॉडी को जब थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है तो आपका वो सांस तेज से तेज चलना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। आजकल लड़कियां, आपको पता है, जंक फूड बहुत यूज करती हैं। बिल्कुल, इसकी भी वजह है, इसकी ये भी वजह है, फैट ज़्यादा है उसमें, और जंक फूड में आप देखें चीज़ है, फैट है, वो ज़्यादा यूज़ करती हैं, आप ओवरवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा चलना भी आपको मुश्किल लगता है। ऐसा ही है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हर खाने के बाद भी कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी जो खाने की जो ग़िज़ाइयत है, लेकिन चाय आपको पता आजकल बहुत ज़रूरी है, तो चाय के बगैर कैसे जो है वो रह सकते हैं हम? नहीं, चाय बहुत ज़रूरी नहीं है, ये आपने अपने आप को आदत डाल रही है ना कि ये तो आदत बन गई है ना, आप एडिक्ट हो गए हैं, तो अब इससे कैसे फिर से ओवरकम किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए अगर आप में आयरन की कमी नहीं है ना, तो आपको चाय की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रेविंग नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है, वो आयरन की कमी की वजह से होती है, मल्टीविटामिन की कमी की वजह से होती है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, सारी मल्टीविटामिन मिल रहे हैं, तो आपको चाय की इतनी क्रेविंग नहीं होगी। और थोड़ा दूसरा, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि क्या चीज़ आपके लिए हेल्दी है, क्या चीज़ नहीं हेल्दी है। आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल कर लें, आपकी बॉडी फ्रेश जूस पे लग जाएगी तो आप फ्रेश जूस पीना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे नहीं ये चीज़ हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अगर आप खुद को समझाएंगे तो आप चाय नहीं पिएंगे। आप देखिए ना, आपको होता है कि स्किन फ्रेश रहे, तो आपको पता है कि स्किन के लिए चाय बहुत अच्छी नहीं है, कैफीन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप फिर सोचेंगे कि आप वो चीज़ खाएं जो आपके लिए अच्छी है। स्किन के लिए कौन सा फ्रूट खाना चाहिए? सिट्रस फ्रूट, जैसे लीमू है, मैंगो है, और जिसमें विटामिन तो नहीं, हम ना वो तो सिर्फ नींबू पानी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें किन्नू है, मौसमी है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें थोड़ा विटामिन C पाया जाता है। इसका अगर शेक पी लिया जाए, शेक भी पिया जा सकता है। अगर आप शेक से ना थोड़ा सा आपको ओवरवेट कर देता है, थोड़ा है वो बल्कि से फीलिंग आती है, आप खाना नहीं खा सकते शेक पीने के बाद, तो बेहतर है कि आप जूस बना लें, सादा पानी में उसको मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें उसको, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ ख़वातीन है इस दौरान, इस पीरियड के दौरान उनको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको कैसे ओवरकम कर सकती हैं? उसकी क्या वजूहात हैं? क्या वो खौफ और डर की वजह से ख़वातीन में जो है ये एंजाइटी वगैरह पैदा होती है? देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन ये डिपेंड करता है किस वजह से है, या तो ये कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा घर में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस वो देख रही हैं, कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस वो फेस कर रही हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन में जा रही हैं वो, मतलब कोई डिप्रेशन और एंजाइटी की बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगी ना। आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं,
देखिए घर वाले प्यार मोहब्बत से उनको समझा सकते हैं, उनको इजी रख सकते हैं। और प्रेगनेंसी में थोड़ी सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, डिप्रेशन थोड़ा बहुत, मूड स्विंग्स हर खातून को होते हैं। किसी को ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को कम होते हैं। जिसको ज़्यादा होते हैं उसको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपके पार्टनर की काउंसलिंग चाहिए होती है इसमें, फैमिली की मतलब जो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनकी काउंसलिंग रहती है। और समटाइम तो मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है काउंसलिंग के लिए। मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट्स इतनी ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनको आपको प्रॉपर रेफर करना पड़ता है और फिर साइकेट्रिस्ट उनको देख के प्रॉपर मेडिकेशन एडवाइस करता है। मतलब प्रेगनेंसी में भी और बाद में भी, पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद भी, मतलब उनको स्टेबल होने में 4 to 6 वीक लग जाते हैं डिप्रेशन के साथ ना, जो खवातीन होती हैं। और कुछ खवातीन में ये मुसलसल पाया जाता है या फिर विद द पासिंग ऑफ टाइम जिसको ओवरकम करती हैं वो? देखिए, अगर तो प्रेगनेंसी से पहले वो किसी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं या कोई उनको शुरू से कोई ऐसी बीमारी है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो फिर तो ये ओवरकम करना मुश्किल है। मतलब प्रेगनेंसी में फिर उसके लिए उनको प्रेगनेंसी में चूंकि भर जाएगा, फिर प्रेगनेंसी में उनको मेडिकेशन पे आना पड़ेगा। ये जो एंजाइटी वाला एलिमेंट है ये कब होता है? इनिशियल होता है या मिड में या फिर ये आखिरी दिनों में जाके होता है? आखिरी दिनों में ज़्यादा होता है और पोस्टमार्टम में तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डिलीवरी के बाद आप एक बच्चा आ जाता है फैमिली में, आप उसको देखते हो, मतलब चेंजेस आती हैं बॉडी में आपकी, हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे होते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है और पोस्टमार्टम पीरियड डिलीवरी के बाद ये ज़्यादा हो जाता है। यानी डिप्रेशन की वजह से आप में जो हार्मोन्स चेंजिंग भी बहुत आती हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। फिर आप मतलब आप देखिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन में स्टडीज़ कहती हैं मतलब खवातीन ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी किए हैं। मतलब उनको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि सबकी अटेंशन बच्चे की तरफ है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ें भी ये चीज़ें आ रही हैं खवातीन में पोस्टमार्टम पीरियड में। उनको लगता है कि सबकी अटेंशन, जो न्यू बोर्न बेबी आ गया, सब न्यू बोर्न बेबी के साथ खेल रहे हैं, उसको अटेंशन पे कर रहे हैं, हमें अटेंशन नहीं मिल रही। ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो पहली अटेंशन सारी खातून की तरफ होती है, घर वालों की तरफ होती है, बेबी के आने के बाद, डिलीवरी के बाद वो सारी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट होती है, कुछ बच्चे की तरफ चली जाती है। तो खवातीन में ये डिप्रेशन इस वजह से आ रहा है कि उनको लगता है कि उनको टेंशन, वो जो प्रॉपर टेंशन पहले मिल रही थी ना, हाँ टेंशन सीकर होती हैं, जो टेंशन उनको पहले मिल रही थी ना, वो टेंशन अब उनको नहीं मिल रही, तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। समटाइम तो ये काउंसलिंग के साथ और समझाने के साथ, प्यार के साथ, फैमिली की सपोर्ट के साथ, पार्टनर की सपोर्ट के साथ ये मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन समटाइम इतना सीवियर हो जाता है कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, मेडिकेशन पे आना पड़ता है। खवातीन सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करती हैं, इवन के बच्चे के लिए भी बड़ा खतरा होता है। आप ऐसे बच्चे को माँ के साथ नहीं छोड़ सकते जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है। सारी बात, अगर खवातीन की मेंटल हेल्थ जो है वो ऐसी है तो बच्चों पे तो उसके असर होंगे अल्टीमेटली। उनको नहीं पता कि वो डिप्रेशन में क्या कर गुजरे हैं, वो तो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है ना, उनका तो हेल्दी मेंटल माइंड नहीं है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर बैठेंगे। तो फिर उससे उनके साथ हम एक सपोर्ट रखते हैं, उनको कहते हैं कि या तो साइकेट्रिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, पार्टनर की सपोर्ट हो, उनके साथ स्टे करें। अकेला बेबी उनके साथ स्टे नहीं करेगा, मतलब ऐसी कंडीशन भी आ रही है कि वो या खुद बच्चा खुद के लिए हार्मफुल होगी या बच्चे के लिए हार्मफुल। जिम्मेदारी आप क्या देखती हैं? शोहर की आम जिम्मेदारी यही है कि वो अपने पार्टनर को पूरी सपोर्ट करे और मतलब जितनी अटेंशन वो बेबी को पे कर रहा है उतनी वो अपने पार्टनर को भी दे, ताकि वो भी फील ना करे कि बच्चा भाग गया तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है या कोई घर वालों ने मेरी इंपॉर्टेंस कम कर दी, अब सारी इंपॉर्टेंस बच्चे के लिए, ऐसा फील ना करे। और कुछ खवातीन जो हैं वो अल्टीमेटली एक फैमिली प्रेशर भी होता है, बेटी बेटे इस तरह के भी बड़े मसाइल होते हैं। ये सोशल इश्यूज पता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, तो ये सोशल इश्यूज को ओवरकम करने के लिए फिर वो आप पार्टनर ही हेल्प कर सकता है। चाहे डॉक्टर तो समझा ही सकते हैं ना, लेकिन जो सपोर्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो पार्टनर का है। पार्टनर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूरी प्रेगनेंसी के पीरियड में भी और इवन के डिलीवरी के बाद भी इसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग सेशन मतलब होते हैं उनके साथ भी, हाँ फैमिली के साथ। ओवरऑल जो है जो फैमिली की सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर पर हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया महविश आपका। और इसके साथ जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।